अज्जू लिपट कर रोने लगा। शाम का समय है। भूरे को दफन के लिए ले जाया जाता है। अंतिम विदाई पर समीना अज्जू से लिपट कर खूब रोती है। अज्जू अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे चल देता है। रास्ते भर अज्जू अपने पिता के साथ बिताए लम्हों को एक एक कर याद करता है। कैसे उसका पिता साइकिल पर पूरा बाजार घुमाता था, कैसे साथ में दोनों पतंग उड़ाते थे, कैसे रोजाना शाम को कभी दही जलेबी तो कभी कुल्फी खाते थे। आखिरकार भूरे को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। सब घर लौट आते हैं, बस कासिम और अज्जू ही कब्रिस्तान में रह जाते हैं। अज्जू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका पिता जिंदा नहीं है। कासिम उसे बताता है कि इस कब्रिस्तान की ज्यादातर कब्रें भूरे ने ही खोदी थीं और देखो आज खुद इनके बीच जा लेटा। सब वक्त का खेल है। बात करते करते दोनों घर वापस आ जाते हैं। सब लोग जा चुके हैं सिवाय कुछ खास रिश्तेदारों और पड़ोसियों के। मोहल्ले वालों ने मिलकर रात के खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। कासिम समीना और अज्जू की बहुत खुशामद करता है कि वे दोनों खाना खा लें, पर अज्जू तो एक कोने में उदास बैठा है। अज्जू पिछली बातों को याद कर रहा है जब उसके पिता ने उसे साइकिल दिलाने का वादा किया था। बेटा अज्जू, वैसे तो हर साल ही अव्वल आता है, मगर ये साल तेरे लिए बहुत कीमती है। तुझे 10वीं में टॉप करना है। फिर मैं पूरे शहर में फख्र से कहूंगा मेरा बेटा है जिसने टॉप किया है। अरे पापा, टॉप नहीं टॉप होता है। देखना, मैं पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे बोर्ड में टॉप करूंगा। यह बात सोचकर अज्जू की आंख में आंसू आ जाते हैं। अचानक अज्जू अपनी जेबों में कुछ तलाशने लगता है। एक एक कर सारी जेबों में तलाशता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत परेशान हो जाता है। तेजी से अपने बस्ते को खंगालता है। ऐसा करते देख कासिम हैरान होकर पूछता है, बेटा क्या तलाश कर रहे हो? कुछ खो गया क्या? मुझे बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। चाचा, मेरा एक जरूरी कागज था जिस पर मेरी स्पीच लिखी है। वो मेरे लिए जरूरी है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अचानक अज्जू को याद आता है कि वो पेपर तो अब्बू को दफन करते वक्त कब्रिस्तान में ही गिर गया था। अज्जू बिना बताए कब्रिस्तान की तरफ चल देता है। कब्रिस्तान नजदीक में ही है। अंधेरा हो चुका है, लेकिन नजदीक में स्ट्रीट लाइट होने की वजह से कब्रिस्तान में थोड़ी बहुत रोशनी है। इधर उधर तलाशने के बाद अज्जू को अपना पेपर मिल ही जाता है। अज्जू मन ही मन कहता है, ये तो अच्छा हुआ मैं अभी यहाँ आ गया। सुबह तक तो ये कागज पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ जाता। कागज लेकर अज्जू बाहर की तरफ चल देता है। तभी लाइट चली जाती है और चारों ओर भयंकर अंधेरा पसर जाता है। आखिर अज्जू है तो एक छोटा लड़का ही, अंधेरे कब्रिस्तान में डरना तो लाजमी है। अंधेरा इतना घना है कि आगे रास्ता चलना भी कठिन लग रहा है। फिर भी अज्जू धीरे धीरे आगे चल देता है। अचानक अज्जू पेड़ से टकराकर एक कब्र पर जा गिरता है। कब्र इतनी जर्जर है कि अज्जू के भार के कारण उसका एक हिस्सा नीचे धंस जाता है और अज्जू का पैर कब्र के टूटे हिस्से में जा फंसता है। अज्जू को जैसे ही महसूस होता है कि वो किसी कब्र में फंस गया है, वो डर के मारे कांपने लगता है। अज्जू इतना समझाता है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती। काफी प्रयास के बाद अज्जू अपना पैर बाहर निकाल लेता है और आगे कदम बढ़ाता है। तभी रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज इतनी भयावह है जैसे किसी ओर से जादू जा रही है। ऐसी आवाज सुनकर अज्जू के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अज्जू को अच्छा समझ नहीं आता कि इतनी भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है। इससे पहले कि अज्जू समझे, एक और दर्द भरी चीख उसके कानों में पड़ती है। अचानक एक कब्र से तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि अज्जू की आंखें चौंधी आ जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कब्र में किसी ने बिजली गिराई हो। कब्र के टूटे हिस्से से अज्जू को दहकते अंगारे दिखाई देते हैं। अज्जू को कुछ समझ नहीं आता कि कब्र के अंदर ये अंगारे कहाँ से आए। अज्जू कब्र के नजदीक और नजदीक जाता है। तभी कब्र से काला धुआं निकलता है, जिसके कारण अज्जू को सांस लेने में कठिनाई आती है और अज्जू बेहोश होकर वहीं गिर जाता है।